सबसे पहले गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो जो इस साल का प्रीलिम्स परीक्षा बैठ रहे हैं उन लोगों के लिए विशेष निर्देश ये है कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है 16 जून को, 13 जून को 16 जून को है, हाँ, तो उसका आप लोगों के लिए एक विशेष संदेश ये है कि यूपीएससी में कोई भी पेपर है, खास करके प्रीलिम्स का 100% क्वेश्चंस तो आपको समझ में नहीं आ सकते। एक चीज़ तो क्वेश्चंस आपको जो बिल्कुल एक्यूरेट समझ में आएंगे वो हो सकता है कि 25 से ज़्यादा नहीं होते हैं 100 में से। और चूंकि हमने पॉलिटी पढ़ी है अभी और हम लोग इन दिनों में करंट अफेयर्स कर रहे हैं, तो मैं अभी पॉलिटी के रेफरेंस में बात करूंगा। तो 20 क्वेश्चंस जो हैं वो पॉलिटी से आते हैं और 25 में से 7 या 8 क्वेश्चंस होंगे ऐसे जो पॉलिटी के आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे, एकदम से आ जाएंगे। 10-12 क्वेश्चन ऐसे होंगे पॉलिटी के जिसके लिए आपको मेहनत लगेगी, यानी गेसिंग। अब गेसिंग 2 टाइप की होती है, एक इंटेलेक्चुअल गेसिंग और एक ब्लाइंड गेसिंग। गेस जब भी आप करें, गेस करना ही होगा क्योंकि बिना गेस किए तो नहीं होगा, लेकिन ब्लाइंड गेसिंग जो है वो बहुत कम सक्सेस रेट है उसका। इंटेलेक्चुअल गेसिंग उसको कहते हैं जो कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगता है कि ये आपको समझ में आ रहा है और क्वेश्चन का कोई न कोई एक हिस्सा ऐसा है जो आपको समझ में आ चुका है, लेकिन 75% या 50% क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे जो क्वेश्चन हैं उनको पढ़ने के बाद आप ट्राई करना चाहिए, उसको इंटेलेक्चुअल गेसिंग कहेंगे। क्योंकि जो हिस्सा आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब है कि कोई चीज़ उलझी हुई है, कोई धागा उलझ जाता है और हमको एक सिरा दिख जाता है, तो हम अगर उसको खींचना शुरू करें तो हमको समझ में आ जाता है कि ये उलझ कहाँ रहा है। और फिर उलझने वाली जगह पर अगर हम उसको खोलें तो हम कई बार, ज़्यादातर मामलों में खोलने में कामयाब हो जाते हैं। तो एक तो समय की सीमा है, तो बहुत ज़्यादा समय भी आपके पास नहीं रहेगा, तो बहुत ज़्यादा समय तक आप उस धागे को खोलने की कोशिश करेंगे तब भी टाइम बहुत चला जाएगा। तो एक तो टाइम पीरियड में आपको वो प्रयास करना है, एफर्ट करना है। ऐसे क्वेश्चंस को यदि आप वहाँ करेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में केवल 25 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिस पे आपको विश्वास होगा टोटल कि ये हमारे सही हैं। बाकी क्वेश्चंस को आपको घर आकर के देखना पड़ेगा कि वो सही है या नहीं। तो मैं जिस इंटेलेक्चुअल गेसिंग की बात कर रहा हूँ उसमें वो सवाल घर आकर के 99% या 90% से ज़्यादा सक्सेस रेट है उसका, और वो आपको सही मिलेगा। सही इसलिए मिलेगा क्योंकि क्वेश्चन को डिज़ाइन ही इसी तरह से किया जाता है कि अगर इस क्वेश्चन का कोई एक हिस्सा किसी को समझ में आ रहा है और अगर वो उसको खोलना शुरू करे तो उससे खुल जाए। तो धागा जो उलझाया गया है वो सोच समझ करके उलझाया गया है कि कौन सा हिस्सा पकड़ लेने पर खुल जाना चाहिए। कई बार हम उलझा के देते हैं ना पहेली और फिर उसको क्लू देते हैं तो वो एकदम से आंसर दे देता है, और क्लू देने पर भी नहीं दे पा रहा है तो ब्लाइंड गेसिंग है ना। तो क्लू पे भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि अब नहीं आ पाएगा, उसका उत्तर सही नहीं होगा, तो वो फिर माइनस मार्किंग होगा। माइनस मार्किंग वाले भी अगर आप माने तो नेगेटिव जो मार्किंग है वो अगर आप 10 से 15 क्वेश्चन ही छोड़ पाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अगर आप 25-30 क्वेश्चन छोड़ देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 25-30 क्वेश्चन छोड़ देंगे, मात्र 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे या 65 करेंगे,
तो 10-15 तो गलत निकल ही आएंगे, तो आप बाहर हो जाएंगे कंपटीशन से। तो आपको अपनी एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी कि मिनिमम 85 क्वेश्चंस तो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि गलतियाँ होंगी, एक्यूरेसी नहीं होती है। कट ऑफ इन दिनों में नीचे आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है, लेकिन कंपटीशन भी बढ़ रहा है। अभी भी IIT JEE और उनसे सरल एग्ज़ाम है ये। बहुत सारी देश में एग्ज़ाम होती हैं एंट्रेंस, उनसे सरल है ये। अभी इसमें और टफ बनाया जा सकता है इसको, और कॉम्प्लिकेटेड। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सारे सब्जेक्ट का मिलाकर पूछते हैं, इसलिए ये ऐसा लगता है। बाकी दूसरे सब्जेक्ट क्योंकि स्पेसिफिक होते हैं और लोग फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स ही पढ़ते हैं, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि नीट और ये वो लोग बहुत ज़्यादा आसानी से कर लेते हैं, लेकिन वो टफ़ है, वो टफ़ एग्ज़ाम है, ठीक है ना। ये अभी भी उससे सरल है, लेकिन क्योंकि एक तो मल्टी डिसिप्लिनरी होने से ऐसा लगता है कि क्वेश्चंस बहुत ऊपर ऊपर से पूछे गए हैं। तो ऊपर से इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि सब लोगों ने अभी 1-2 साल से ही उसको पढ़ा है। तो एक तो ये चीज़ बतानी थी आपको कि प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा है, ऐसे क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करें, छोड़े नहीं। अगर वो समझ में आ रहे हैं आपको, क्वेश्चन की पहली लाइन समझ में आ गई, एक आध ऑप्शन समझ में आ गया, तो फिर उसको पूरा करना है, उसको छोड़ना नहीं है। उसमें जो छोर पकड़ने की मैं बात कर रहा हूँ, वो छोर हमेशा जो एंड जिसे आप पकड़ेंगे वो हमेशा करंट अफेयर से जुड़ा हुआ होगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए हम इस हिस्से को जो पढ़ रहे हैं, खास करके पॉलिटी में गुत्थे सुलझाना ज़्यादा आसान है, दूसरे सब्जेक्ट में मुश्किल रहेगा। पॉलिटी में ज़्यादा आसान होता है क्योंकि पॉलिटी सिद्धांतों पर बनी होती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो जब एक सिद्धांत है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी संसदात्मक लोकतंत्र है और हम लोग प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, तो फिर ये चूंकि एक सिद्धांत है, तो इसके ऊपर जो कोई भी गुत्थी तैयार होगी वो इस सिद्धांत पे जाने के बाद में एकदम आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, पजल को सॉल्व कर पाएंगे, एकदम से हो जाएगा। क्योंकि आपको सिद्धांत याद आना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है इसमें कौन सा सिद्धांत छुपा हुआ है, प्रिंसिपल क्या है। तो हमने बहुत सारे प्रिंसिपल्स बताए आपको, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये जो सारे सिद्धांत हैं इन्हीं के आसपास कहीं न कहीं है, ठीक है ना। उसके अलावा प्रीएम्बल पूरा सिद्धांतिक है, क्योंकि व्यवहार में तो ये सब लाना बहुत मुश्किल है। व्यवहार में तो कॉन्स्टिट्यूशन को लाना बहुत ही मुश्किल है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना आदर्श कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत ज़्यादा आदर्श है, बहुत ज़्यादा आइडियल है। और आज जो हम बात कर रहे हैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती भी है, तो संविधान को याद कर रहे हैं। तो उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए मैं आपको बताऊं कि संविधान हमारा लागू करना या संविधान पे चलना, अमल करना बहुत बहुत मुश्किल काम है। ना पॉलिटिशियन चल सकते हैं, ना लोग चल पाएंगे। हमारे लिए वो एक आदर्श किताब है। जैसे गीता का पालन, रामायण पे चल पाना बहुत मुश्किल काम है। भगवान राम के आदर्शों पे चल पाना बहुत मुश्किल काम है। भगवान राम ने जो किया, हम सोचें कि हम उनके भक्त हैं, हम कॉपी करें, तो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम भगवान मान के उसको इतिश्री कर लेते हैं, क्योंकि ये शॉर्टकट है। मंदिर में पूजा पाठ कर लो, उनको माला चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ और कहा आप प्रभु बड़े महान, आपने कर दिखाया, हम तो नहीं कर सकते। क्योंकि कितने लोग पिता की आज्ञा पे घर छोड़ सकते हैं, बहुत मुश्किल है। पिता को निपटाने वाले लोग बैठे हुए हैं हमारे यहाँ समाज में, पिता का ही कब्र बना देंगे। देखा ना वो लड़का कौन था, उसने गार्डन में गाड़ दिया था अपने बाप और माँ को, लड़की का भी चबूतरा बना दिया था। तो कितना खतरनाक था, कैसे कैसे लोग हैं, बहुत बुरी स्थिति है। संविधान भी वही स्तर है, आदर्शों का उच्च स्तर है। इसलिए प्रस्तावना को लागू करना बहुत मुश्किल काम है। हम प्रीएम्बल तक लागू नहीं कर सकते। ये जितने जस्टिस बताए हैं वो सब, ये वो सैद्धांतिक है। फंडामेंटल राइट्स जिस तरह से दिए गए हैं संविधान में,
नेताओं ने एक हाथ से संविधान ने दिए हैं, दूसरे हाथ से नेताओं ने ले लिए हैं, वापस ले लिया। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार शून्य भारत है अभी। मौलिक अधिकार मिल ही नहीं सकते किसी को भी। आप लोग कितने लोगों को जानते हैं कि मौलिक अधिकारों के लिए लोग जो है सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं? बोलते हैं कि जा सकते हैं, जस्टिसेबल है, एनफोर्सेबल है, और सीधा प्राइमरी और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन आपके परिचित में कोई जाते हुए देखा है आपने? फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हम सब तरफ देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग है, स्वतंत्रता का अधिकार घूमने फिरने का, लेकिन पुलिस वाला बोलता है कि नहीं इधर से नहीं जा सकते, अभी इधर से जाओ। आप जा पाओगे उधर? जिस ऑफिसर की अथॉरिटी नहीं है वो ऑफिसर आपसे वो वाला कागज मांग लेता है। कैसे मांग सकता है? आप उससे बोल सकते हो कि तुम्हारा पोस्ट क्या है, तुम ये कागज हमसे कैसे मांग सकते हो? ऐसा पलट के जवाब देने की स्थिति में है हम, तो उसको क्या कोर्ट में ले जाएंगे? हम सामने ही नहीं बोल पाते हैं, है ना? ना स्वतंत्रता का अधिकार है, ना समानता का अधिकार है। नौकरियां तो मिल ही नहीं रही है, तो नौकरियों में मिलने का अधिकार ही नहीं है कुछ। 16 का कोई मतलब ही नहीं है। अनटचेबिलिटी के लिए अलग से एक्ट बनाना पड़ा उनको। मालूम था फंडामेंटल राइट से कुछ नहीं हो सकता, इसलिए SC/ST एट्रोसिटी एक्ट 1955 उसके तहत रेमेडी मिलती है, फंडामेंटल राइट से नहीं मिलती। इसलिए इन सब के लिए हमको अलग से एक्ट बनाने पड़े फंडामेंटल राइट्स के लिए, स्टैट्यूटरी राइट्स बनाने पड़े। जबकि फंडामेंटल राइट्स तो एक तरह का मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, फंडामेंटल है। फिर आप किसी पुलिस थाने में चले जाइए और बोलिए कि मेरा ये वाला राइट्स, मैं से ये राइट जो है वायलेशन हो रहा है, मेरा आर्टिकल 23 हो रहा है, फलाना हो रहा है, आप लिख लीजिए कंप्लेन मेरी। क्या लिखता है वो लिखता है फिर वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वो लिखता है उस वाले में एक्ट में, वो उस एक्ट के तहत, क्योंकि इसमें तो कोई सजा का प्रावधान लिखा ही नहीं ना, इसमें तो फंडामेंटल राइट है। तो देखा जाए तो फंडामेंटल राइट जैसा कुछ भी नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जैसा राज्यों के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि राज्य मानते ही नहीं है। ना हमारा भारत सरकार मानती है, ना हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स मानती है, ना पार्लियामेंट मानती है, ना कोई विधानसभाएं मानती है। सेपरेशन ऑफ पावर कौन मानता है? सेपरेशन, फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट कौन मानता है? जिस पार्टी की केंद्र में सरकार होती है उसी का राज्यपाल होता है, उसका कठपुतली होता है, इंडिविजुअल कहाँ होता है? स्पीकर का जो पोस्ट है वो फ्री कहाँ है? स्पीकर पार्टी का पिट्ठू होता है हमेशा हमारे यहाँ। जिस पार्टी का स्पीकर होता है वो उसको फेवर करता है, बाकी सबको अयोग्य घोषित करता रहता है वो। यूके में है वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर। एक बार यदि आप स्पीकर हैं तो हमेशा स्पीकर हैं, मतलब 5 साल, जब तक आपका टेन्योर खत्म नहीं हो जाता और उसका पार्टी से तलाक हो जाता है, उस पार्टी से कोई लेना देना नहीं। इसलिए उसने सरकार गिरा दी पिछली बार थेरेसा मे की, जबकि वो उसी का स्पीकर था, उसी पार्टी का स्पीकर हुआ करता था, लेकिन उसने वोटिंग इस तरह से कराई निष्पक्ष रह करके, फ्री एंड फेयर। वो स्पीकर से आप उतार ही नहीं सकते उसको 5 साल से पहले। हमारे यहाँ तो वो स्पीकर है और उसको उतार दिया तो उतार सकते हैं, और उतार के वो फिर पार्टी का मेंबर हो जाता है, तो फिर से उसको लोकसभा लड़वा देते हैं। अभी हमारे स्पीकर थे, अभी फिर से लोकसभा लड़ रहे हैं, फिर से बीजेपी के हो गए वो। तो पिछले 5 साल तक वो स्पीकर थे, ये कांग्रेस में भी था, ऐसा नहीं बीजेपी ऐसा कर रही है। लेकिन जैसे ही ओम बिरला उतरे, अब वो कोटा से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो दिन भर कमल का फूल पे वोट मांग रहे हैं, तो निष्पक्षता कैसे आ सकती है? स्पीकर पिता समान होता है, सब बच्चे जैसे होते हैं उसके लिए। संसद के जितने भी सदस्य हैं उसके बच्चे जैसे होते हैं, वो सबके साथ समानता से व्यवहार करता है। नियम तो यही है, निष्पक्ष। लेकिन होता कहाँ है? तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है।
राष्ट्रपति के नाम से सारे कर्म कुकर्म होते हैं, पर राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद क्यों? पूरा कॉन्स्टिट्यूशन देखिए आप, जो चीज है वो नहीं है, वो है ही नहीं वास्तव में। यूपीएससी कौन सी निष्पक्ष है? 50% यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, 50% तो सीधे सीधे ही किसी पार्टी के ही हैं, जिस पार्टी की सरकार है उसके पार्टी के ही लोग हैं। 50% थोड़े से जिनमें 10 साल कहीं न कहीं सर्विस कर ली वो लोग हैं। बाकी ये जांच एजेंसियां आपने देख ली, वो कौन सी निष्पक्ष हैं? चुनाव आयोग का भी आपने देखा, चुनाव आयोग कहाँ निष्पक्ष है? तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक आर्टिकल देखिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई सा भी आर्टिकल उठा के देख लीजिए, वो है भी और नहीं भी है। ठीक है, बहुत परम पवित्र और बहुत आदर्श कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे देखना है, जिसकी एक तरह से पूजा करना है और जिसको फॉलो करने की कोशिश करना है, लेकिन उस पर चलना बहुत मुश्किल है। इसलिए अंबेडकर जी ने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने दोनों ने कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा और बुरा नहीं होता, उसको चलाने वालों पे निर्भर करेगा कि ये अच्छा है या बुरा। ठीक है, सब कुछ चलाने वाले पे डिपेंड करता है। उसी बाइक से कोई एक्सीडेंट कर लेता है, कोई फिसल के गिर जाता है और कोई बहुत अच्छे से चलाता है। बाइक वही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए सिद्धांत, इसलिए मैंने बताया ना कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सिद्धांतों पे आधारित है। तो करंट अफेयर्स का कोई भी जो, अब जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन है, मैं यहीं से करंट अफेयर शुरू करूं आज का। नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। सबको पता है बीजेपी के पास इतनी भारी भरकम सीटें हैं और बीजेपी को सपोर्ट भी बहुत है, सबको पता है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन फिर भी लाया गया। ठीक है, फिर भी लाया गया। अब यही तो एक्सरसाइज सवाल खड़े करती है ना भाई, नो कॉन्फिडेंस मोशन कब लाया जाना चाहिए? नो कॉन्फिडेंस मोशन तब लाया जाना चाहिए जब सरकार खतरे में हो, यानी कि विपक्ष के पास मेजोरिटी हो या मेजोरिटी आने की संभावना हो। अभी मेजोरिटी आने की संभावना ही नहीं है, कोई सिंगल पार्टी ऐसी नहीं है जो सरकार बनाने की स्थिति में है, या 3-4 पार्टियां मिलकर के सरकार बनाने की स्थिति में हो, ऐसी कोई कहीं दिखती है? नहीं है। तो फिर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए क्यों थे? सत्ता में अविश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास जैसा क्या था, क्यों लेके आए थे? एक सेशन में एक बार ला सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन एक सेशन में एक बार ला सकते हैं। 50 लोगों को मिलकर के देना होगा और उसको बोलते हैं लीव लेना, तो पार्लियामेंट्री लीव हो जाएगी, अवकाश हो जाएगा, क्योंकि उस समय में फिर कोई दूसरा काम नहीं होता, पूरा नो कॉन्फिडेंस मोशन ही आएगा। तो मोशन लाने से पहले लीव लेनी पड़ेगी, यानी सारे काम बंद करने पड़ेंगे। उसके लिए 15 दिन का समय होता है। ये दोनों क्वेश्चंस है प्री के, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था अभी मॉनसून सेशन में और फिर वो ख़त्म भी हो गया और उन्होंने वॉकआउट भी कर दिया कांग्रेस ने, और उसमें भाग भी नहीं लिया। स्पीच नहीं होती नो कॉन्फिडेंस मोशन में, केवल वोटिंग होती है, और फिर वोटिंग फेवर में रही एनडीए गवर्नमेंट, जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट वही रही। नो कॉन्फिडेंस मोशन से केवल एक ही बार सरकार गई थी, 69, एक ही बार सरकार गिरी थी। भारत में 15 से ज़्यादा टाइम, शायद 15 है टाइम्स जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, देख लीजिएगा कितनी बार लाया, उनमें से एक ही बार सरकार गिरी। 14 टाइम्स बकवास था, कोई मतलब नहीं था। तो जो टूल हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, पार्लियामेंट को चलाने वाले जो टूल हैं, वो किस सिद्धांत, वो सैद्धांतिक है, आदर्श है। बट चलाने वाले लोग आदर्श होते तो 356 का इतना प्रयोग होता क्या, राज्यपालों का इतना दुरुपयोग होता क्या,
आए दिन राज्यपाल का दुरुपयोग होता है, उसके पोस्ट का दुरुपयोग होता है, उसके माध्यम से अपने खुद की पार्टी की सत्ता बनाई जाती है। दल बदल कानून बनाने का भी क्या फर्क पड़ गया, आज भी दल बदल हो ही रहे हैं। हमने पिछले दिनों कितनी चुनी हुई सरकारों को देखा कि उनको ख़त्म करके फिर से नई सरकार बना दी जो सत्ता में नहीं थी, बल्कि जिनके खिलाफ चुनाव लड़के आए थे उन्हीं के समर्थन से सरकार बन गई, जबकि उनके खिलाफ तो आपने चुनाव लड़ा था ना। तो 5 साल के लिए उनको विपक्ष में रहने का मिला था, तो वो सत्ता में मंत्री कैसे बन गए? जनता में जब गए थे आप वोट लेने के लिए, तो जनता ने जो जनादेश दिया था वो जनादेश ये था कि ये लोग विपक्ष में बैठेंगे, आप चुनी हुई सरकार रहेंगे। तो उल्टा हो गया, जिन्हें विपक्ष में बैठना था वो मुख्यमंत्री के साथ मंत्री बने हुए हैं। तो ये जो पूरा क्रम है, इसका मतलब ये सब कुछ उल्टा है। अविश्वास प्रस्ताव वाला एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव बहुत ही अच्छी चीज़ है। अविश्वास प्रस्ताव के पॉजिटिव और निगेटिव लिखना पड़ेंगे आपको मेंस में, क्योंकि जब भी कभी आएगा तो ये प्रीलिम्स का तो ये आ गया कौन सा क्वेश्चन की कितने दिन पहले लीव लेना पड़ेगी, कितने दिन का प्रायर नोटिस स्पीकर तय करेगा। फिर स्पीकर जो है कहेगा कि हाँ अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और इस दिन आपकी डिबेट रखी गई है। डिबेट तो नहीं होती स्पीच, लेकिन एक फिर भी सामान्यतः बातचीत होती है और वोटिंग होगी। ठीक है, 13 दिन की सरकार भी हमारे यहाँ रही है अटल जी की। उसके बाद फिर से वही सरकार लौट करके वापस चुन करके आ गई, तो ठगा सा महसूस होता है कि इतना सारा खर्चा क्यों, क्योंकि 13 दिन जो सरकार चली थी वही सरकार तो फिर से चुन के आ गई। ठीक है, ऐसे ही केजरीवाल की सरकार को गिराया गया था फर्स्ट टाइम दिल्ली में, तो वो तो 67 सीट लेके आ गए थे, उल्टा ज़्यादा सीट लेके आ गए थे। पहले कांग्रेस के समर्थन से पहली बार सरकार बनी थी दिल्ली की सरकार। तो ये 2 एग्जाम्पल हैं, अटल जी की सरकार और केजरीवाल की सरकार। दोनों सरकारों को गिराया गया और ये सोच के गिराया गया कि शायद चुनाव होंगे तो हम आ जाएंगे, ये नहीं आ पाएंगे। लेकिन जो सरकार थी वही आ गई फिर से, तो वो तो पैसा फालतू गया, जो भी चुनाव कराने का पैसा था वो तो फालतू गया, बेकार आपने बहाया पैसा। तो अविश्वास प्रस्ताव का मैंने कितने सारे कलर हैं देखिए। यूँ अविश्वास प्रस्ताव बोल के, नो कॉन्फिडेंस मोशन बोल के कोई बहुत ज़्यादा कुछ याद नहीं आता, लेकिन आप कितने सारे कलर दे सकते हैं। फिर पॉजिटिव देखें तो वो रूल ऑफ लॉ, वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को बढ़ावा देता है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात कर, ये सिद्धांत आ गया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंशियल नहीं है हमारे यहाँ, इसलिए वहाँ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता अमेरिका में, क्योंकि वहाँ प्रेसिडेंट सीधा चुना जाता है, लेजिस्लेचर से उसका कोई लेना देना नहीं है। मिनिस्टर्स जो होते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहलाते हैं वहाँ पे। मिनिस्टर्स जो हैं क्या कहलाते हैं? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। वो किसी के मेंबर मिल जाएंगे आपको उधर, लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो मेंबर नहीं मिले। ठीक है, उनको होना होगा मेंबर, और इसीलिए वहाँ जुडिशरी जो है वो बहुत पावरफुल रखी गई है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी उसकी किसके प्रति है? सीधी जनता के प्रति है, प्रेसिडेंट की। लेजिस्लेचर उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में क्या होगा कि एग्जीक्यूटिव जो निकलेंगे वो कहाँ से निकलेंगे? लेजिस्लेचर से। और लेजिस्लेचर को ये पावर होना चाहिए कि राइट टू रिकॉल कर सकें। जो एग्जीक्यूटिव हैं यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं और जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको कभी भी बुला सकें, जब चाहें तब वापस ले सकें उनको। तो ये वाला पावर तो लेजिस्लेचर में होना चाहिए, और वो दिया हमने। और दोनों ही उसके मेंबर होना चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर्स यानी मिनिस्टर्स, और प्राइम मिनिस्टर लेजिस्लेचर का मेंबर होना चाहिए, आइदर लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में से कहीं न कहीं वो मेंबर हो। तो ये मेंबरशिप इसीलिए रखी है, वहाँ मेंबरशिप नहीं है, इसलिए वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो हमारी डेमोक्रेसी में यूएस की डेमोक्रेसी में डिफरेंस है।
इसलिए वहाँ पावरफुल बहुत है, वीटो पावर बहुत ज़्यादा है प्रेसिडेंट के। लेकिन बजट जो है वो कांग्रेस और सीनेट और ये सब रोक दें तो खास करके कांग्रेस और सीनेट आए दिन होता है कि वहाँ आपने रिपब्लिकन अगर चुन लिया, ट्रंप चुना था तब, इधर फिर डेमोक्रेट्स थे तो डेमोक्रेट्स बजट नहीं देते थे, तो बिना बजट के काम कैसे होगा। तो बजट सैंक्शन करना तो जनता के पैसे को खर्च कैसे किया जाएगा ये तो लेजिस्लेचर ही करेगा, ये लेजिस्लेचर ही करेगा। हमारे यहाँ ये नहीं हो सकता, इसलिए राइट टू रिकॉल दे दिया उसको, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस। कई बार गवर्नमेंट भी लेके आती है कि आपको ऐसा लगता है कि हम पावरफुल नहीं है, मतलब हमारे पास संख्या नहीं है, नंबर्स नहीं है, कॉन्फिडेंस मोशन, विश्वास प्रस्ताव, वो उसका उल्टा है, विश्वास प्रस्ताव। तो आपको वो सारे सिद्धांत लिखने होंगे पॉजिटिव में। क्या फायदा है, फायदे क्या क्या हैं? सिद्धांत स्थापित होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का सिद्धांत, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का सिद्धांत, प्रजातंत्र मजबूत होता है, अकाउंटेबिलिटी आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एक ही पॉइंट बना लीजिए, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आती है। निगेटिव्स में जाइए, बहुत सारा ऐसा लगेगा अननेसेसरी है, फालतू है, क्यों बर्बाद कर रहे हैं, तो टाइम टेकिंग है, समय लगता है उसमें फालतू का बहुत सारा, क्योंकि 50 लोग तो इकट्ठे हो जाएंगे, 50 लोग वहाँ एक एप्लीकेशन दे के आ जाएंगे स्पीकर को कि हम चाहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। फिर एक मैसेज गलत जाता है, सरकार का कामकाज, डेली बिजनेस जो है वो रुकता है। फिर आप जानते हैं जब जब नो कॉन्फिडेंस मोशन या अनस्टेबल गवर्नमेंट जैसी स्थिति आती तो सेंसेक्स वगैरह गिर जाते हैं, शेयर मार्केट धड़ाम से गिर जाता है। तो इंटरनेशनली ग्लोबली एक गलत नेगेटिव मैसेज जाता है कि यहाँ गवर्नमेंट कभी भी जा सकती है, क्योंकि वो लोग वॉच करते हैं कंटिन्यू। शेयर मार्केट के जो इंडाइसेस हैं वो सब सूचकांक जो हैं वो रेपुटेशन के सूचकांक भी हैं इकोनॉमी की, उसके साथ साथ इकोनॉमी की रेपुटेशन भी जुड़ी होती है। और वो पॉलिटिकल टर्मोइल हो रहा है या अनस्टेबिलिटी है उस पर डिपेंड करता है। अनस्टेबल गवर्नमेंट पे थोड़ा सा भी ट्रस्ट कम होता है इन्वेस्टर्स का, इन्वेस्टर्स स्टेबल गवर्नमेंट चाहते हैं। ठीक है, तो कब होना चाहिए, होना कब चाहिए, वे फॉरवर्ड ये है इसका कि अब जब कभी आप वे फॉरवर्ड लिखेंगे, बाद में बैलेंस अप्रोच आपकी लिखेंगे, तो वो ये है कि सबसे पहले विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। इसके लिए अपोजिशन मजबूत होना बहुत ज़रूरी, लीडर ऑफ अपोजिशन हो, नंबर्स हो, कोएलिशन होने की संभावना हो, ताकि राष्ट्रपति को मौका मिल सके कि वो आपको इन्वाइट कर सके। अगर कोई डेडलॉक आता है, कोई प्रॉब्लम आती है और ऐसी स्थिति आती है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन सक्सेसफुल हो गया, तो फिर तो इलेक्शन में ही जाना एक तरीका होगा, नहीं अदरवाइज तो फिर उनके पास, राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट के पास दूसरा ऑप्शन भी तो होना चाहिए ना कि वो किसी को इनवाइट करें। तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी को इनवाइट करेंगे, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट पार्टी भी अगर उतनी बड़ी नहीं है तो ये सारे सवाल जो है जितनी भी मैंने बातचीत की है ये सब नो कॉन्फिडेंस मोशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस पे बनाइएगा नोट्स। करंट अफेयर्स में पहले सिद्धांतों से लीजिए, फिर यहाँ तक लाइए उसको। ठीक है, चलिए अब एक और एक्ट पे चलते हैं, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव, दरअसल कोऑपरेटिव जो है सहकारी था। आपने रूरल एरिया में देखा होगा, कोऑपरेटिव बैंक छोटा बैंक होता है, इसको जो है उसको कमेटी बोल दिया जाता है।
कृषि साख सहकारी समिति, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट, है ना, कोऑपरेटिव कमेटी। तो ऐसी जो एपीएमसीज, ये जो बहुत सारी मंडियां होती हैं एपीएमसीज की। फिर उसके बाद कमें आप बैंक देखते होंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। तो पूरे देश में कोऑपरेटिव्स का जाल फैला हुआ है। फिर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल कोऑपरेटिव बैंक भी होते हैं, जैसे नर्मदा क्षेत्रीय, तो नर्मदा रीजनल कोऑपरेटिव बैंक, चंबल रीजनल, ये चंबल के नाम से तो शायद नहीं है, लेकिन ऐसे नदियों के नाम से भी हो सकता है, एरिया के नाम से भी हो सकता है। तो ये सब कोऑपरेटिव बैंक्स। तो दो तरह के कोऑपरेटिव्स हैं, एक जनरल कोऑपरेटिव जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, जो, और दूसरे होते हैं फाइनेंशियल कोऑपरेटिव्स, जो हम बैंक का नाम ले रहे हैं। तो जब कोई मंडी होती है या कोई मिलकर के कोऑपरेटिव कमेटी बना करके, समिति बना करके, एसोसिएशन बना करके जब कोई कोऑपरेटिव का काम किया जाता है तो इसको जनरल कोऑपरेटिव होते हैं। जैसे कोई फिशरीज वाले मिलकर के मछली बेचने के लिए कोऑपरेटिव बना रहे हैं। मैंने बहुत पुराना एक केस आप लोगों से शेयर किया था पहले कि एक सुनील जी थे हमारे उधर के नीमच की तरफ के, लेकिन यहीं केसला में मछुआरों के लिए काम करते थे, फिशरमैन्स के लिए, तवा नदी पर। और तवा नदी पे जब वो काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उस समय की जो गवर्नमेंट थी मध्य प्रदेश की, कांग्रेस की रही होगी ऑब्वियसली, तो वो जो गवर्नमेंट थी उसने एक ठेकेदार के साथ, कॉन्ट्रैक्टर के साथ में मंत्री का कोई टाई अप होगा, तो वही कॉन्ट्रैक्टर जो है पूरी मछली बेचने का कॉन्ट्रैक्ट लेता था। जितना भी मछली तवा नदी में था उसको वो बेचता था। फिशरमैन्स तो उन्हीं वही यूज़ होते थे, मछुआरे वही होते थे, उनको नाव और वो दे दी जाती थी और टूल्स दे दिए जाते थे, बाकी नेट वगैरह, और फिर उनको मछली पकड़ के लाने के लिए कहा जाता था। फिर वो एक जगह इकट्ठी की जाती थी, वो फिर ट्रांसपोर्ट करता था पूरे देश में और पैसा कमाता था। तो गवर्नमेंट जो है वो बिडिंग करती थी, तो जो भी सबसे बड़ा बोली लगाता था, हाईएस्ट बिड जो होता था, उसको वो कॉन्ट्रैक्ट जाता था। तो बहुत पैसे वाला था, कॉन्ट्रैक्टर की पहुंच भी ऊपर सरकार में बहुत थी, नेतागिरी में भी था। तो उन्होंने कहा हम एक कोऑपरेटिव बनाएंगे, मछुआरों की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे, उन्हीं में से किसी को चेयरमैन बनाएंगे, उन्हीं में से किसी को मेंबर बनाएंगे, और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो चेयरमैन जाकर के वहाँ बिडिंग करेगा और कॉन्ट्रैक्टर से ज़्यादा बोलेगा। बस ये कि हम पहले जमा नहीं करा पाएंगे क्योंकि कोऑपरेटिव सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया वो। अगर पहले से थोड़ा बहुत पैसा है तो थोड़ा बहुत हम डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन बाकी ये है कि उससे ज़्यादा पैसा हम ला के देंगे। उसने अगर 2 करोड़ की बिडिंग की है, उस ज़माने की बात है 85 के आसपास की, तो हम 2 के बजाय 2.5 बताएंगे। उसने 2.5 बोला तो हम 3, तय हो गया। लेकिन जब कोऑपरेटिव की बोली ज़्यादा थी और कॉन्ट्रैक्टर को पीछे हटना पड़ा, तो सरकार ने कोऑपरेटिव को कॉन्ट्रैक्ट देने से मना कर दिया कि आप एक इंडिविजुअल नहीं हैं, आप एक कंपोजिट अथॉरिटी हैं, और आप अथॉरिटी भी नहीं है देखा जाए तो, आप एक सोसाइटी हैं। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत उसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर उन्होंने लड़ाई लड़ी, यहीं बोर्ड ऑफिस पे उन्होंने भूख हड़ताल की, काफ़ी लंबे समय तक यहाँ आंदोलन किया, और उसके बाद उन्होंने आंदोलन जीता। और वो मछुआरे सारे रईस लोग हैं अभी। कॉन्ट्रैक्टर के पास जो मुनाफा जाता था, वो दरअसल जो कॉन्ट्रैक्ट लेता था वो आधे से भी कम पैसे में लेता था। उसकी कमाई बहुत ज़्यादा थी, 5 करोड़ 10 करोड़ होगी, वो केवल 2-3 करोड़ सरकार को देता था। उन्होंने 3 या 4 करोड़ दिए, उसके बावजूद भी 6 करोड़ मछुआरों के पास बचे। पहले वो अपने खाने की मछली भी नहीं ले पाते थे, पिटाई खाते थे, अब उनकी खुद का मछली था सारा, और अमीर भी हो गए। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया
गुजरात का जो मिल्क प्रोडक्शन और वो जो सारा आनंद और अमूल दूध डेयरी और वो सब जो ऑपरेशन फ्लड का, वो कॉन्सेप्ट दूसरा है, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट यहीं से तैयार हुआ है। वर्गीस कुरियन वाला डिफरेंट है थोड़ा सा, लेकिन दो कोऑपरेटिव के एग्जाम्पल आपके सामने हो गए, एक फिशरीज का हो गया, एक मिल्क वाला हो गया। ये सब कोऑपरेटिव्स हैं, पूरे देश में फैले हैं, लेकिन इन कोऑपरेटिव्स पे पॉलिटिकल फैमिलीज का कब्जा है। शरद पवार कोऑपरेटिव के नेता हैं, कोऑपरेटिव से निकले हुए इतने बड़े लीडर हैं। मध्य प्रदेश में सुभाष यादव थे। पूरे देश में अमित शाह खुद फैमिली से जो है कोऑपरेटिव के नेता हैं, उनकी फैमिली में कोऑपरेटिव बैंक्स थे। तो ये सारे कोऑपरेटिव बैंक से निकले हुए वो नेता हैं, और कोऑपरेटिव्स को चलाते चलाते सब रईस बने हैं और नेतागिरी में इतने ऊंचे पद पर पहुंचे हैं। इसका मतलब कोऑपरेटिव जो है वो पॉलिटिसाइजेशन उसका बहुत पहले से है ना। पहली बार अभी ये एक्ट बना है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव स्टेट सब्जेक्ट का जो हम शेड्यूल 7 देखते हैं तो स्टेट लिस्ट का पार्ट है, वो स्टेट लिस्ट की एंट्रीज में आता है, यूनियन की नहीं, कंकरेंट भी नहीं है, स्टेट है। तो इसलिए नया कानून बनाना पड़ा, और वो कानून बना मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स कैसे होगा। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट के कोऑपरेटिव्स को जोड़ेंगे तो यूनियन के पास चला जाएगा, क्योंकि उसमें यूनियन की मदद लगेगी। और इसलिए कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, पहली बार कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनी, फर्स्ट टाइम सेंटर में, और अमित शाह के पास है वो, उनके पास होम मिनिस्टर के साथ साथ कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री भी है। और वो इतना इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है, तभी तो अमित शाह ने अपने पास रखी है, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव, सहकारिता मंत्रालय। और ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव हैं, इसके लिए उन्होंने एक काम किया कि अब ये जो कोऑपरेटिव होंगे इनका रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा। तो इसके लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए वहाँ काउंसिल बनाया, वहाँ पर दिल्ली में, नई दिल्ली में, क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन तो हमारे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का जो रजिस्ट्रार होता है सोसाइटीज़ का रजिस्ट्रेशन करने वाला, वही इनका रजिस्ट्रेशन, क्योंकि अलग से तो कोऑपरेटिव कुछ नहीं है, एक सोसाइटी है। तो सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट, इन सब के रजिस्ट्रेशन जहाँ पर भी होते हैं, जैसे गायत्री शक्तिपीठ में हम ये लेक्चर दे रहे हैं, यहाँ का जो ट्रस्ट है इसका रजिस्ट्रेशन भी वहीं हुआ है ना। ये भी एक तरह का है कोऑपरेटिव, इसको सोसाइटी नहीं कह सकते, इसको ट्रस्ट कहते हैं। ऐसे ही कोई धर्म के लोग जो होते हैं, हिंदू धर्म के लोग, या हिंदू धर्म तो बड़ा बहुत, लेकिन ब्राह्मण विकास समिति, ब्राह्मण जाति विकास समिति, या इस टाइप से जो जातियों की विकास समितियां होती है, जो समय समय पे धर्मशाला की मांग करते हैं, बच्चों के हॉस्टल की मांग करते हैं कि हमारे यहाँ बच्चों का एक छात्रावास होना चाहिए, हमारी जाति के बच्चे कहाँ रह करके पढ़ेंगे, उसके लिए सरकार ज़मीन दे। ये जो सब डिमांड करते हैं सरकार से, वो समिति करती है। ये सब जो समितियां हैं, ये सब एक तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, डेफिनेशन में वो सोसाइटीज़ हैं, और ये रजिस्टर होती हैं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन वाले के यहाँ स्टेट में, और स्टेट का ही सब्जेक्ट है। अब चूंकि आपने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी कर लिया, तो अब क्या होगा, रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा, दिल्ली में। और अगर उसकी कोई डिस्प्यूट होगा तो उसकी सुनवाई कहाँ होगी, आया ना समझ, पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल, यानी जो रिड्रेसल होगा, ग्रीवांस रिड्रेसल, वो भी वहाँ होगा। और दूसरा ये है कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं तो लोकल अपना इलेक्शन खुद कर लेती हैं। यही सब एक जो है फर्स्ट टाइम सब ऐसा एक लॉन्ग कॉपी लेके आते हैं और उस पर ही एक प्रपोजल लेते हैं कि आज इस तारीख को हमारा इलेक्शन है, और इसमें आम सभा बुलाई जा रही है, मतलब सभी लोगों को बुलाया जा रहा है, इनवाइट कर रहे हैं जितने भी मेंबर्स हैं, जो भी यहाँ कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे गायत्री परिवार होता है तो यहाँ जो भी दर्शन करने आते हैं, जो भी गायत्री परिवार में आते हैं, जितने भी लोग फॉलोअर्स हैं वो उस मीटिंग में आ सकते हैं। उस दिन सब हाथ खड़े करेंगे और अध्यक्ष चुना जाएगा, चेयरमैन, और पूरी बॉडी बनाई जाएगी। तो इस टाइप से होता है। तो फिर उसमें क्या होगा कि इसका इलेक्शन कौन करेगा, जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव होते, तो उन्होंने एक इलेक्शन कमीशन बनाया, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन कमीशन। तो आपको एक नया इलेक्शन कमीशन मिलेगा। जनरली पंचायत के लिए इलेक्शन कमीशन,
और एक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये जो इलेक्शन कमीशन है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये एक ऐसी एजेंसी होगी जो अगर कोई डिमांड करेगा, कोई भी कोऑपरेटिव स्टेट वाला भी, कल से गायत्री मंदिर वाले भी बोलेंगे तो वो जाकर के डिमांड कर सकते हैं कि हमारा इलेक्शन करवा दो, तो वो करवा देंगे, पर वहाँ डिमांड के बेस पे ऑन डिमांड होगा। यानी वो एक फ्री एजेंसी है जो इलेक्शन करवाती है, प्रॉपर इलेक्शन करवाती है। जैसे हमने व्यापम बनाया था, अब उसका नाम बदल दिया कुछ, तो वो जो व्यापम था वो एक ऐसी एजेंसी थी जो किसी को भी सेलेक्ट करके देती थी, पुलिस वालों को चाहिए या किसी को भी चाहिए, सरकार की, गैर सरकार की, अर्ध सरकारी, LIC या कोई भी आकर के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कहे कि हमको इतने लोगों की ज़रूरत है, आप कंपटीशन करवाइए, हमसे पैसा लीजिए, उनसे फीस लीजिए, हमको ये लोग सेलेक्ट करके दीजिए, तो एक वो स्वतंत्र एजेंसी जैसा है। तो वैसी स्वतंत्र एजेंसी आपको यहाँ मिलेगी, गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करेगी और इलेक्शन कमीशन उन्होंने बनाया। तो यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक नई शुरुआत हुई है भारत में, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव। अभी तक कोऑपरेटिव दूसरे थे, अब कोऑपरेटिव पे यूनियन गवर्नमेंट का एक तरह से कंट्रोल होगा। और उनका कहना है कि जो सिक बीमार टाइप के जो कोऑपरेटिव्स हैं उनको वो कोऑपरेटिव गोद लेंगे, उनको रिवाइव करेंगे जो बहुत प्रॉफिट में हैं। पिछले 3 सालों से जो प्रॉफिट में चल रहे हैं वो सिक वाले को उठाएंगे, कोऑपरेटिव को, बीमार कोऑपरेटिव को। ये वैसे ही हो गया, जो डूबता हुआ बैंक होता है वो SBI को कहा जाता है कि आप इसको ठीक कीजिए, मतलब उसमें पैसा डालिए, और उनके इन्वेस्टर जितने भी लोग जो हैं उसमें क्लाइंट हैं बैंक के, उनके अंदर विश्वास होना चाहिए, बैंक रन होने से बचाइए उसको। तो जैसे स्टेट बैंक को कहा जाता है वैसे पावरफुल जो भी कोऑपरेटिव्स होंगे उनके लिए कहा जाएगा। तो ये इसके ऊपर एक नई डिबेट शुरू हुई है इंडिया में कोऑपरेटिव्स के ऊपर, कि क्या बीमार कोऑपरेटिव को बचाने के लिए जिन लोगों ने अच्छा काम किया है कोऑपरेटिव में, ईमानदारी से काम किया है, क्या उन लोगों को ये काम करना चाहिए कि वो बीमार को ठीक करें? तो फिर वो तो डूब जाएंगे। उन्होंने तो ईमानदारी पे रह करके बहुत मेहनत करके कोऑपरेटिव को यहाँ तक लेके आए, और जिन्होंने कोऑपरेटिव को बर्बाद कर दिया उन लोगों को अब ठीक करो। तो एक बहुत खतरनाक स्थिति है, लेकिन ये सब शुरुआत हो चुकी है भारत में। कानून देखिए, बहुत सारे कानून की हमारी समझ से दूर हैं, हमारी पहुँच से दूर हैं, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे हैं कि देश में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। वो बड़ी भयंकर उथल पुथल मची हुई है। कल मैंने आपको कुछ कानून बताए थे, तो यही पॉलिटिक का करंट अफेयर्स है, ठीक है। तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव पे तैयार कीजिए, नया एक्ट है, उसके क्या क्या पावर हैं। मैंने कुछ इंटरेस्ट आपका जगा दिया है, परिचय दे दिया। अब आपको पढ़ेंगे कहीं तो समझ में आ जाएगा, आपको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। हेडक्वार्टर और वो सब चीज़ें वो हो जाएंगे। एक और नया परिवर्तन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से हुआ है कि राइट टू साइलेंस, राइट टू साइलेंस एक नई चीज है, चुप रहने का अधिकार। बोलने का अधिकार तो ठीक है, लेकिन बोलने के अधिकार में 19 में ही एक चीज और छुपी हुई है। अभिव्यक्ति 2 तरह से होती है, बोलकर भी के भी और चुप रह करके भी। तो चुप रहने का अधिकार, राइट टू साइलेंस। और अगर चुप रहेंगे तो ये थोड़ा सा आर्टिकल 23 तक जाएगा फंडामेंटल राइट्स में। हमारा आर्टिकल 23 स्वयं की दोष सिद्धि से संरक्षण, सेल्फ इनक्रिमिनेशन नहीं होने देता। सेल्फ इनक्रिमिनेशन नहीं होने देना मतलब खुद को क्रिमिनल घोषित आप नहीं करवा सकते। शायद यही पढ़ करके गए हैं अरविंद केजरीवाल, इसलिए वो चुप हैं, ठीक है। हम सब बता देंगे फिर तुम क्या करो, तुम्हारा काम है इन्वेस्टिगेशन करना, तो इन्वेस्टिगेशन करो, हम क्यों बताएं। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये फंडामेंटल राइट है एक तरह से, चुप रहने का। हम नहीं बताते।
अच्छा, बताने पे भी कोर्ट मानता नहीं है, ध्यान रखिए, बताने पे भी कोर्ट मानता नहीं है। तो पीएमएलए है, पीएमएलए में तो मान लेगा। पीएमएलए का संशोधन मैंने बताया था आपको। पीएमएलए में 2 संशोधन हुए, वो बताए थे, लेकिन इसको राइट टू साइलेंस के साथ जोड़िए। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में कहे कि मैंने हत्या की, मुझे गिरफ्तार करके जेल भेज दो, तो कोर्ट नहीं भेजता। हम कैसे मान लेंगे आपने हत्या की है? सबूत लेके आओ, गवाह लेके आओ, वो हथियार लेके आओ जिससे हत्या हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेके आओ कि हत्या इसी हथियार से हुई है, वो सारी चीज़ें लगेंगी। सिलसिलेवार सब जमाओ। और वो तुम क्यों जमाओगे? वो पुलिस करेगी, वो तुम नहीं करोगे। पुलिस पहले एफआईआर दर्ज करेगी उस धारा में, उस सेक्शन में 302 में, और वो जब सेक्शन में दर्ज होगा पहले अज्ञात के प्रति होगा, और अगर तुम ज्ञात हो तो तुम्हारा नाम लिखेगी, अदरवाइज अज्ञात के खिलाफ लिखेगी। बाद में पकड़ा है तो बाद में नाम प्रस्तुत करेगी। फिर 60 दिन तक वो सारा इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश, मौका, नक्शा, मुआयना, ये सब होते हैं। तब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वहाँ पर एक डायरी पेश करेगा, और उस डायरी के बेस पे फिर केस का प्रोसिक्यूशन शुरू होगा, और वो आपको जेल में बताएगा कि हमने इसको डिटेन कर लिया, इसको पकड़ लिया है वहाँ से और इसको जेल में डाल दिया। वो हमारे से पहले परमिशन लेगा कि इस टाइप का मामला है, इसको हम जेल में डाल दें, बोले डाल दीजिए। ऐसा करके होगा तब फिर केस शुरू होगा। ऐसे मर्जी से तुम कह दो मैंने उसकी हत्या की, साहब मुझे फांसी पर चढ़ा दो, मुझे ये कर दो, ऐसे नहीं होता। तो जब ऐसे नहीं होता, बताने से भी नहीं होता, तो फिर आप उसको पीट पाट के कैसे पूछ सकते हो? जब खुद बता रहा आदमी तब भी नहीं हो सकता। तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस का काम है, वो उसको पुलिस को काम करना है। ये है कि उसको पूछने से या नार्को करने से या उसका जो झूठ पकड़ने वाली मशीन जो होती है उससे, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये इससे सिर्फ आपको एक क्लू मिलता है कि हम वहाँ तक जा सकते हैं, वहाँ जाके सबूत मिल जाएगा, उस जगह पे इसने हथियार फेंका होगा, उस जगह मोबाइल फेंका होगा, उस जगह ये किया होगा, बस ये मिल सकता है। अदरवाइज वो कोर्ट में पेश नहीं हो सकती वो चीज़ें। और नार्को में तो वो अनकॉन्शियस हो जाता है, तो वो तो ह्यूमैनिटी के भी खिलाफ हो जाता है, ह्यूमन राइट्स के भी खिलाफ हो जाता है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन आप नहीं करा सकते किसी से भी। चुप रहने का अधिकार, वो मुझे लगता है ये सरकार ने किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी सपोर्ट किया, तो वो पढ़ लिया केजरीवाल ने, तो वो उसी का उपयोग कर रहे हैं। वो चुप है, और वो तो सिविल ऑफिसर हैं, आईआरएस हैं, वो खुद भी आईआरएस हैं, पूछने वाले भी आईआरएस हैं, वो पुलिस वाले हैं नहीं। ठीक है, तो पीएमएलए में 2 सुधार हैं। पीएमएलए के 2 सुधार मैंने आपको बता ही दिए थे। पहला तो ये कि आईआरएस ऑफिसर्स जो होते हैं, या जो भी ईडी के जो ऑफिसर्स हैं, जनरली आईपीएस भी हो सकते हैं, आईपीएस होते थे पहले भी, आईएएस भी होते थे, लेकिन वो वाला 3rd डिग्री तो यूज़ नहीं कर सकते, करते भी नहीं है। उनका खुद का हवालात है, अगर उनकी कस्टडी है तो उनके पास है, अदरवाइज जुडिशियल कस्टडी है तो जेल में है। जुडिशियल कस्टडी में आप बयान नहीं ले पाएंगे। बयान लेने के लिए जैसे के कविता से सीबीआई मांग रही है कि उसको जुडिशियल कस्टडी दी हुई है, वो जेल में है, हमें तो हमारी कस्टडी चाहिए, हमारे पास रहेगी सीबीआई की कोर्ट उसमें हवालात में, और हम अपने उसमें रखेंगे और फिर वहाँ पूछताछ करेंगे, तो हमको दीजिए कस्टडी। तो वो कस्टडी मांगते हैं, कस्टडी मांगनी पड़ती, और कस्टडी पुलिस वाले नहीं मांग रहे, सीबीआई भी नहीं मांग रही उसके। तो पीएमएलए में कौन मांगेगा? पीएमएलए में सीबीआई मांग सकती है अगर सीबीआई को ट्रांसफर हुआ है केस तो, अदरवाइज ईडी मांग रहा है। और इसमें जो है उससे कहा जा रहा है कि आप कबूल करो, और अगर आपने स्वीकार कर लिया तो कोर्ट में मान लिया जाएगा। वो हो सकता है रिकॉर्ड कर लें, कोर्ट में उसको मान लिया जाएगा कि हाँ ये मतलब इसने किया। पुलिस की कस्टडी में जो स्वीकारोक्ति है, यानी कि जो आपने कथन दिया है स्टेटमेंट दिया है अपने खिलाफ, वो कोर्ट में नहीं चलता, पुलिस कस्टडी वाला नहीं चलता। पुलिस बड़ी बदनाम है इस मामले में, कस्टोडियल डेथ और वो सब, क्योंकि वो टॉर्चर बहुत ज़्यादा करती है। तो ऐसे में तो कोई भी उगल देगा, भाई मैं नहीं किया तो पीट मत, है ना। तो इसलिए उसको नहीं मानते। तो आर्टिकल 23 इसके साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ? राइट टू साइलेंट। चुप रहने का भी अधिकार, जबरदस्ती आप नहीं बुलवा सकते किसी को, ठीक है, जबरदस्ती नहीं बुलवा सकते। तो ये एक बहुत बड़ा राइट है जो कहलाएगा इम्प्लिसिट राइट, है ना, इम्प्लिसिट राइट 19 का भी, और इसका जो जुड़ाव है वो किसके साथ होगा? 23 के साथ।
तो इसको देखिएगा एक थोड़ा सा। ठीक है, तो कल आपको जैसे इन्फ्लुएंसर वाला बताया, उसको थोड़ा शॉर्ट नोट बनाइए उसका, और पंचायत वाला आपको बताया था, नहीं बताया तो एक पंचायत वाला बना लीजिए। पंचायत पे काफ़ी कुछ हुआ है, तो पैसा बताया था आपको, पंचायत एक्सटेंशन, उसको बनाइए। इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर बहुत कुछ हुआ है जो मैंने आपको बताया था कल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, आरपीए 1951 के रिफॉर्म्स हैं। फिर क्रिमिनल एक्ट रिफॉर्म्स, दोनों आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, उसके जो रिफॉर्म हैं उसके ऊपर बताया था। उसके अलावा कल हमने खूब अच्छे से डिस्कस किया था पर्सनल डेटा वाला, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, उसको बना लीजिएगा। जुडिशियल पेंडेंसी के ऊपर मैंने यहीं पे एक और चीज़ बताई थी आपको, प्रिजन रिफॉर्म। सरकार ने प्रिजन रिफॉर्म भी किए हैं, प्रिजन रिफॉर्म। और जुडिशियल पेंडेंसी, तो जुडिशियल पेंडेंसी क्या है, और उसके पॉजिटिव तो हो नहीं सकते, निगेटिव ही निगेटिव है, पर क्यों है, वाई जुडिशियल पेंडेंसी, तो उसके बहुत सारे कारण लिखने होंगे कि भारत में वही जो है भर्तियां नहीं हो रही, अपॉइंटमेंट नहीं किए गए जजेस के, प्रोसीजर बड़ा टफ है, बहुत क्लिष्ट प्रक्रिया है, करप्शन बहुत है, लूप होल्स बहुत हैं, तो ये सारी चीज़ें लिखिएगा। और इसी के साथ फिर प्रिजन मिसमैनेजमेंट हो जाता है, वहाँ पूरा अंडर ट्रायल्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ये सब बनाइएगा। इसके बाद एक चीज़ और छूट रही है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है, अगले वीक हम लोग और समअप कर देंगे, लेकिन इस सप्ताह जो है आप एक और लिखिए, पीरियोडिकल्स वाला। आरएनआई जो है, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, बहुत पुराना है, लिटन रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, आरएनआई जो एक्ट है हमारा, वो 1868 का है। लिटन रिपन के आसपास की जो स्थिति थी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से भी पुराना है, कि जो भी न्यूज़पेपर होगा, प्रिंटर, पब्लिशर और एडिटर्स, सबको रजिस्टर कराना होगा, सबका नाम रजिस्टर होगा, लोकेशन भी जहाँ प्रिंट होता है। तो उसमें हम लोग बोलते थे, जैसे ईयरली निकलता है तो हम लोग ईयर बुक बोलते हैं, मंथली वाले को मैगजीन बोलते हैं, 15th वाले को 15 डेज में निकलता है उसको हम लोग फोर्टनाइटली मैगजीन बोलते हैं, या 7 डेज में वीकली जो निकलता है टेबलॉइड कहते हैं। ऐसे ही डेली जो न्यूज़पेपर, डेली वाले को हम जनरली न्यूज़पेपर बोलते हैं, लेकिन उनकी डेफिनेशन में सब कुछ न्यूज़पेपर था, वो मंथली न्यूज़पेपर, वो ईयरली न्यूज़पेपर, वो वीकली न्यूज़पेपर, सभी को न्यूज़पेपर से ही वो करते थे। लेकिन अब नया जो एक्ट आया है, प्रिंटिंग प्रेस और पीरियोडिकल्स वाला, खास करके पीरियोडिकल एक्ट, पूरा नाम आप सर्च कर लीजिएगा, पीरियोडिकल्स के लिए जो एक्ट आया है 2023, तो ये एक और नया अपडेशन है, ध्यान रखिए, इसको पढ़िएगा। बहुत सारे परिवर्तन हैं, कॉलोनियल रूल्स थे, अगेन कॉलोनियल लिगेसी को ख़त्म करने का वो है कि हम उस विरासत को अब नहीं ढोना चाहते, क्योंकि पहले जो रोकथाम थी और जो आइडेंटिफिकेशन था, या जो भी हम लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, वो क्रांति ना कर दें। 1857 की क्रांति हो गई थी, उसी के बैकग्राउंड उसमें किया था, ताकि फिर से कोई आग ना लगा सके कुछ प्रिंट करके। तो बुक्स भी थी, अब तो हमने बुक्स पूरा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को पकड़ा दिया है, बुक्स का काम सब डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन देखता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देखता है। लेकिन जो पीरियोडिकल्स रहेंगे, पीरियोडिकल्स में सारे आ जाएंगे, डेली, वीकली, मंथली, फोर्टनाइटली और ईयरली, ये सारे जो होंगे ये पीरियोडिकल्स का, इनका रजिस्ट्रेशन अब सरल होगा, सिंपल हो जाएगा।
अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेशन से गुजरना नहीं पड़ेगा। अभी पहले कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा थे, एसडीएम से करना होता था, एसडीएम फिर वो रजिस्ट्रेशन के लिए भेजता था। हमने भी मंथली मैगजीन निकाली थी, आरएनआई नंबर लिया था, तो आरएनआई नंबर लेना मुश्किल काम था। सबसे पहले टाइटल वेरिफिकेशन, टाइटल रजिस्ट्रेशन वेरीफाई हो जाएगा तो बाद में रजिस्ट्रेशन, देन प्रिंटिंग के लिए पूरा आप प्रिंट कहाँ करवा रहे हो ये, फिर एसडीएम उसका फिर वो एक तरह से फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह करवाएगा। ये सब चीज़ें सारी जिम्मेदारी कलेक्ट्रेट की होती थी एक तरह से, ताकि उस कभी भी प्रेस को जब्त किया जा सके, उस पर छापा डाला जा सके। तो वो पूरा अंग्रेजी वाला था, अंग्रेज़ों वाला था। तो अब हम भारतीय हो गए हैं ठीक है, पीरियोडिकल्स के मामले में भी। तो बहुत सारी चीज़ों में कहाँ हमारे यहाँ ऐसे रिफॉर्म हुए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं, ठीक है। और ये सब मैंने कहा ना कि संविधान में सैद्धांतिक हैं, हमको व्यावहारिक बनाने के लिए स्टैट्यूटरी लॉज बनाने पड़ते हैं, तभी तो, नहीं तो संविधान में तो सब कुछ लिखा हुआ है, तो फिर वो काम क्यों नहीं करते। वो दिशा निर्देश है, वो गाइडेंस है, वो एक आदर्श है, उनके लिए हमको फिर छोटे मोटे कानून बना करके, गाइडलाइंस बना करके, डायरेक्शंस ले करके काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज का होमवर्क ठीक ठाक है, चलिए शांति पाठ कर। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा। मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब भारत माता की, भारतीय संस्कृति की